हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में न्यू लेक्चर लाए हैं जो कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है। संविधान की प्रस्तावना के ऊपर है। एज वी नो, प्रियम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को पढ़ने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। पहले हम उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम प्रियम्बल को डीपली विद केसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब, दिस विल गिव द आंसर ऑफ व्हाट, कि व्हाट इज प्रियम्बल। फिर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल और द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। दिस विल गिव द आंसर ऑफ वाई, इससे हमें वाई का उत्तर मिलेगा। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू प्रियम्बल। प्रियम्बल से कुछ जुड़े हुए विवाद हैं, जैसे कि इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, कैन वी अमेंड द प्रियम्बल। थर्ड, यूज ऑफ प्रियम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के इंटरप्रिटेशन में प्रियम्बल का क्या रोल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन है, उनके हिसाब से हम इनको समझेंगे। उसके साथ साथ हम 42nd अमेंडमेंट को देखेंगे, जिसके तहत 3 वर्ड संविधान में जोड़े गए थे: सेक्युलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है बच्चों, बिल्कुल समरी की तरह है। जैसे हमारे चैप्टर्स की समरी होती है, निचोड़, ऐसे प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। सो व्हाट इज प्रियम्बल? द समरी of constitution is called preamble। और हम ये भी कह सकते हैं द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। तो इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रियम्बल। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किए। ये बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है। इट विल मोटिवेट अस एंड इट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हमें पता चल गया कि व्हाट इज प्रियम्बल, मीनिंग क्लियर। अब हमारा दूसरी चीज देखनी है, पर्पस। वाई प्रियम्बल, वाई / पर्पस ऑफ प्रियम्बल। पर्पस, तो पर्पस में हम 4 चीज देखेंगे। फर्स्ट, इट डिफाइंस सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हम सबने प्रियम्बल देखा है, प्रस्तावना देखी है, सब बच्चों की बुक के पहले पेज पे होता है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल स्टार्ट कहां से होता है? प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल क्या करता है बच्चों? पहला काम क्या करता है? पहला उसका पर्पस क्या है? डिफाइंस द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। शक्ति किसमें है? भारत के लोगों में। संविधान किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। हु आर सोवरेन इन इंडिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। Although the constitution is prepared by constituent assembly,
but the member of Constituent Assembly are elected by the people of India. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द पावर लाइज विद पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला काम समझ में आ गया प्रियम्बल का। अब प्रियम्बल दूसरा काम क्या करता है? इट डिफाइंस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो इंडिया, भारत जो राज्य है, उसका नेचर, हर व्यक्ति का नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्वभाव होता है। तो जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है, इसको कौन डिफाइन करता है? प्रियम्बल। हाउ? प्रियम्बल स्टार्ट्स विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो भारत का नेचर कैसा है बच्चों? इट डिफाइंस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सोवरेन, सेक्युलर, इन पे स्टार हम बाद में समझाएंगे क्योंकि ये दो वर्ड बाद बयान किए गए थे, अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। अब हम प्रियम्बल का पर्पस में दो चीज समझ गए। फर्स्ट, it defines the source of authority. Source of authority lies with the people. Second, it defines the nature of Indian state. भारत का जो स्टेट है उसका नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे समझेंगे। थर्ड, और प्रियम्बल क्या करता है? इट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट। तो भारत है, भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन करता है। जब हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट। भारत अचीव करना क्या चाहता है? क्या? जस्टिस, न्याय, लोगों को न्याय मिले, आजादी मिले, समानता मिले, भाईचारा मिले। फोर्थ क्या करता है प्रियम्बल? एंड रिजल्ट। जो भारत जो राष्ट्र है, अंत में हम क्या चाहते हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड एकता एंड अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत? वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। तुम्हें क्या करना है? इन रिटर्न लाइक, शेयर, कमेंट। कमेंट कुछ भी करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करो। गाली लिखनी हो गाली लिखो, नहीं आती हो तो हमसे पूछ के लिख लो, हमें मैसेज कर दो, हम भेज देंगे, बट पर्पज के साथ। क्यों, कहां पे गलती है? क्लियर? बट एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने दो चीज देख ली है। फर्स्ट, व्हाट इज प्रियम्बल, व्हाट का आंसर सबको क्लियर हो गया। सेकंड, वाई का आंसर हमें क्लियर हो गया। पर्पस ऑफ प्रियम्बल, पर्पस क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता प्रियम्बल,
नेचर ऑफ स्टेट बताता है प्रियम्बल। थर्ड, प्रियम्बल और क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट बताता है। जो भारत जो स्टेट है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड लास्ट, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? अंत में क्या होगा? अंत में हम क्या चाहते हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हमारे क्लियर होने चाहिए। इस धरती पे दो आदमी का ही नाम है, शैतान और भगवान। दोनों ही फेमस हैं क्योंकि दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। राम भगवान है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। रावण, रावण का भी इतना ही नाम है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे? रावण की बहन की नाक काट दी लक्ष्मण ने, तो रावण डरा नहीं। रावण ने राम की पत्नी को उठा लिया, सीता मां को उठा लिया। वो डरा नहीं कि भगवान है क्योंकि उसकी बहन का अपमान हुआ है। तो कामयाब कौन है? जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को भाई क्लियर रखो करो। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़े। थर्ड, अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में जो प्रियम्बल के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनको हम समझेंगे। जैसे कि पहली बात, इंडिया इज सोवरेन। तो सबसे पहले हम सोवरेन का मतलब समझेंगे। कोई बता सकता है सोवरेन का मतलब? कमेंट करो। सोवरेन को हम हिंदी में बोलते हैं संप्रभु। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। सोवरेन, इंडिपेंडेंट। इंडिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट? इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है। इंडिया किसी पे निर्भर नहीं है। तो सोवरेन मीन्स इंडियन स्टेट इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन। हम किसी के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेते। इट इज नॉट अंडर एनी प्रेशर। इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हम इंडिपेंडेंट हैं। लाइक वी आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम यूएन के मेंबर हैं, बट हमारी मेंबरशिप वॉलेंट्री है। हम यूएन के डिसीजंस मानते हैं, बट वो हम पे इंपोज नहीं किए जाते। वी आर फ्रेंड विद अमेरिका, वी आर फ्रेंड विद रशिया, बट हम उनके अनुसार अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते। हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो सोवरेन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? बहुत इजी है। सोवरेन, इंडिया आजादी से ही सोवरेन है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। जैसे हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे देखा, कोल्ड वॉर में वर्ल्ड पूरे दो पार्ट में बट चुका था, विद यूएस एंड यूएसएसआर। बट इंडिया किसी की तरफ नहीं गया। इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ नैन, नॉन अलाइन मूवमेंट। हम ना रशिया के साथ गए यूएसएसआर के साथ, ना हम यूएस के साथ गए। हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई, नैम। और नैम से इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ। हमें यूएसएसआर से भी हेल्प हुई, हमें अमेरिका से भी हेल्प हुई। अमेरिका गिव्स अस ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मन वायर्स। फिर रशिया से हमें टेक्नोलॉजी मिली, डिफेंस टेक्नोलॉजी मिली,
स्पेस टेक्नोलॉजी मिली एंड इकोनॉमिक हेल्प मिली। तो सोरेन के बारे में इतना काफी है। सोशलिस्ट, अगला वर्ड है सोशलिस्ट। सबसे पहली बात, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में ऐड नहीं था। तो पहली बात, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। बच्चों, इस 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये मिसेस इंदिरा गांधी लाई थी और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंज किए थे। इससे प्रियम्बल में चेंज हुआ, इससे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, इससे और बहुत सारे प्रोविजन चेंज हुए थे। इमरजेंसी प्रोविजन में भी चेंज आए थे इससे। तो प्रियम्बल में जो वर्ड है सोशलिस्ट, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। इसका मतलब ये नहीं कि भारत पहले सोशलिस्ट नहीं था। अब हमें पहले सोशलिज्म का मतलब समझना है, पहले सोशलिज्म की डेफिनेशन समझनी है। देखो बच्चों, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हर देश में। देयर आर 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड 3 मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो 2 चीज हो गई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है, इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट। सरकार मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेगी कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। सोशलिज्म का एम होता है सोशल वेलफेयर। सोशलिज्म का जो एक्सट्रीम होता है वो होता है कम्युनिज्म। तो सबसे पहले हम सोशलिज्म की डेफिनेशन समझते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम where major economic decision are taken by state। तो यहां पे मेन जो होगा ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेंट होगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। प्राइवेट सेक्टर होगा बट वो बहुत छोटी मात्रा में होगा। इंडियन सोशलिज्म थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन सोशलिज्म को हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोलते हैं, या फिर इसको फेबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। फेबियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब पहले हम इंडियन सोशलिज्म देखेंगे। इंडियन सोशलिज्म, ध्यान रखना सोशलिज्म पहले यूएसएसआर में स्टार्ट हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। वहां पे जितना भी प्राइवेट सेक्टर थी उनसे सारी जमीनें छीन ली गई। उसको ब्लडी रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, मारपीट वाला। तो इंडियन सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक। इंडियन सोशलिज्म इज known as democratic socialism और फेबियन सोशलिज्म। वर्ड इंपॉर्टेंट है, फेबियन सोशलिज्म। ये जो फेबियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट नेहरू ने दिया था ब्रुसेल्स में, और इंडियन सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है।
समता वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने माना कि इंडियन सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक। इसका देखो मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में समाज में इक्वलिटी लाई जाएगी, इक्विटी लाई जाएगी डेमोक्रेटिक तरीके से। इसकी खास बात क्या होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पे आप प्राइवेट सेक्टर भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक प्राइवेट भी हैं। तो फेबियन सोशलिज्म में क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। और जो क्यूबन सोशलिज्म बोलते हैं, फिर रशियन सोशलिज्म बोलते हैं, वहां पे डोमिनेंट कौन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर। यहां पे कौन होंगे, दोनों, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड बात होगा इस पे हैवी इंडस्ट्री, फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री। अब इंडिया आजाद हुआ, हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए और स्पेशली नेहरू ने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बेल, सेल, गेल। क्योंकि फेबियन सोशलिज्म फोकस करता है हैवी इंडस्ट्रीज पे। एक गांधीयन सोशलिज्म भी है, गांधीयन सोशलिज्म फोकस करता है कॉटेज इंडस्ट्री पे, क्योंकि गांधी के लिए डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, पहले गांव का डेवलपमेंट, स्मार्ट विलेज सबसे पहले गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था। आज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। फॉर नेहरू बिलीव इन डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि पहले हम बड़े शहर डेवलप करेंगे, गांव उसके साथ अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। तो फेबियन सोशलिज्म फोकस करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, हैवी इंडस्ट्री, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मींस both private sector and the government sector coexist peacefully. क्लियर? इससे जुड़े बहुत सारे आर्टिकल भी हैं सोशलिज्म से जुड़े हुए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15, 16 और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में है। वैसे डीपीएसपी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो हमने डीपीएसपी लिख दिया। एंड मोर स्पेसिफिकली डीपीएसपी में आर्टिकल 39B एंड 39C इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, कुछ गाइडलाइंस है स्टेट को कि स्टेट को क्या करना है। तो अब हमें सोशलिज्म भी समझ में आ गया है एंड सोवरेन भी समझ में आ गया है। अब जो थर्ड है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है आजकल, सेक्युलरिज्म। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट गिवन इन द प्रीएम्बल और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम सेक्युलरिज्म का मतलब समझते हैं, इसका लिटरल मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन वेस्ट में स्टार्ट हुआ है। देखो इसका पहले लिटरल मतलब समझते हैं और फिर इसका इंडियन वर्जन समझेंगे। इसका लिटरल मतलब क्या है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन from state। Separation of religion from state। ये कॉन्सेप्ट वेस्ट में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में। तो सेक्युलरिज्म इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। देयर द मीनिंग इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। उनके सेक्युलरिज्म के कुछ फीचर हैं, उनके 2-3 फीचर क्या है।
कंप्लीट सेपरेशन। रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। थर्ड, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, एंड रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन, रोलिंग बैक ऑफ रिलीजन। रिलीजन को पब्लिक लाइफ से निकाल के प्राइवेट स्पेयर में लाके रख देना, ये है सेकुलरिज्म एज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अब हम इंडियन सेकुलरिज्म को समझेंगे। बच्चों, सेकुलरिज्म का इंडिया में मतलब अलग है, ध्यान से समझना। वेस्ट में डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। परंतु यह संभव ही नहीं है कि स्टेट और रिलीजन को आप कंप्लीटली सेपरेट कर दो। इंडिया में मतलब क्या है? द स्टेट मीन्स इंडिया shall not have any official religion। इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इट कैन प्रमोट ऑल रिलीजन, ये सभी धर्मों को प्रमोट कर सकता है। तो इसलिए इंडियन सेकुलरिज्म को हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। बिकॉज स्टेट इंटरवेन कर सकता है, स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इट कैन प्रमोट ऑल दी रिलीजन। अब इंडियन सेकुलरिज्म के कुछ यूनिक फीचर हैं। इंडियन सेकुलरिज्म में जो वेस्टर्न फीचर है वो तो है ही है, अपने खुद के भी कुछ फीचर हैं, जैसे कि ये नोट कर लिया, द स्टेट शैल नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, इट कैन प्रमोट ऑल द रिलीजन। अगली बात क्या है? एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। तो स्टेट के लिए सभी धर्म समान है। ये हो गया सेकुलरिज्म। काफी डिटेल्ड टॉपिक है, हम सेकुलरिज्म पे एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो इंडिया में स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट कैन इंटरवेन, जैसे कि स्टेट ने किया था बहुत बार, हिंदू कोड बिल लाके हिंदुओं में सुधार किए। ऐसे ही मुसलमानों में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मैटर में, क्योंकि वो गलत प्रथा थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो अभी हमें 3 बात समझ में आ गई है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। अच्छा, एक बात है, आर्टिकल 25 to 28 ये बच्चों सेकुलरिज्म से जुड़े हुए हैं, साथ साथ में आर्टिकल 14, 15, 16 भी। तो अब फोर्थ हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेट इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी गई है, बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 325 आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है भारत में कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है एंड एलिजिबल है, उसे वोट डालने का हक है। तो ये डेमोक्रेटिक है।
लास्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का दो मतलब है। रिपब्लिक का लिटरल मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का लिटरल मीनिंग होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। भारत राष्ट्र है, भारत में हेड कौन है? भारत का, भारत में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। तो बच्चों, भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। वी हैव अ इलेक्टेड प्राइम प्रेसिडेंट, ऑल्दो ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति को हम इलेक्ट करते हैं, बट वी हैव अ इलेक्टेड हेड। नाउ कंपेयर दिस विद द यूके। इंग्लैंड के साथ कंपेयर करते हैं। इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है। इंडिया डेमोक्रेटिक है। इंग्लैंड रिपब्लिक है? नहीं है। इंडिया रिपब्लिक है। तो इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड में हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। क्वीन का इलेक्शन होता है? नहीं, क्वीन हेरिडेटरी है। तो इंग्लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहां पे किंग तो है, बट वो बंधा हुआ है किससे? संविधान से। रियल पावर लाइज विद प्राइम मिनिस्टर। सेम अप्लाइज विद इन इंडिया। द रियल पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। बट हु इज द हेड इन इंडिया? प्रेसिडेंट। और रिपब्लिक का ब्रॉडर मतलब क्या है? द ब्रॉडर मतलब क्या रिपब्लिक का? द हाईएस्ट पोस्ट is available to all citizens. Anyone can fight the election of president. The highest post is available to all. तो बच्चों, प्रियम्बल का पहला पर्पस था सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी लाई विद द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा पर्पस था इट डिफाइंस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसका थर्ड पर्पस है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अचीव करना चाहता है? फर्स्ट, जस्टिस। सेकंड, इक्वालिटी। थर्ड, फ्रेटर्निटी। इनको हम यहीं पे समझते हैं। जस्टिस मीन्स फेयरनेस। अब जस्टिस कैसा चाहता है? कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस। तो पहले हम जस्टिस को समझते हैं। जस्टिस में पहला सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के तहत समाज में हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं। तो सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल without any discrimination। बिना किसी भेदभाव से सभी के साथ समान व्यवहार। Along with that, affirmative action
कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन सो दैट इक्वालिटी कैन बी स्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी, समाज में समानता आ सके। यही समझते हैं हम इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें क्या होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, इनकम के हिसाब से स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा। अलॉन्ग विद दैट स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, स्टेट सभी को समान अधिकार इकोनॉमिक क्षेत्र में प्रोवाइड करेगा अंडर आर्टिकल 16। लास्ट है पॉलिटिकल जस्टिस, वो ओनली बता देता हूं। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल पीपल, भारत में सभी व्यक्तियों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। हमें सभी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। वी ऑल हैव राइट टू वोट, वी ऑल कैन फाइट एनी इलेक्शन। टू कंडीशन क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये तीन तरह का जस्टिस है, और जब ये तीनों तरह का जस्टिस मिल जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का एब्सेंस होना। प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार, भारत में किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है, कोई राजा नहीं है, सब समान है संविधान की नजरों में। एंड फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मीन्स फेयरनेस। जस्टिस कितने तरह का, तीन, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन मीन्स रिजर्वेशन, ताकि समाज का पिछड़ा वर्ग आगे आ सके। तो अब हम तीन बात समझ गए पर्पज में, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट। लास्ट है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं हम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वॉज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर, ये हमारा एंड रिजल्ट है। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं कंट्रोवर्सीज और द सिग्निफिकेंट केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। ये बच्चों सबसे मेन पार्ट है यहां से प्रीएम्बल का। देखो बच्चों, पहली कंट्रोवर्सी क्या है, सबसे पहले बात आई वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं है। वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो जो इसमें सबसे पहला केस आता है वो है बेरुबारी केस। नाइनटीन 60। बेरुबारी केस में बच्चों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है।
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मीन्स आर्टिकल 143 बेरुवारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट एडमिटेड इट्स इंपॉर्टेंस। अब ये बात हर बुक में तुम्हें मिल जाएगी कि बेरुवारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बात आती है व्हाई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा। बच्चों यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यूएस का एग्जांपल लिया। इन यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट विद प्रियम्बल। सुप्रीम कोर्ट ने यूएस का एग्जांपल लिया क्योंकि यूएस में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज इन यूएसए प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बच्चों क्लियर हो गया? बेरुवारी यूनियन केस, इट वाज अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 क्लोज 1। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इट इज सिग्निफिकेंट। नाउ बात चेंज होगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती केस। ये अपने आप में एक संविधान है, केशवानंद भारती केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट चेंज इट्स अर्लियर डिसीजन। एससी मीन्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात और बोली सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि इट कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान का ढांचा है उसके बहुत सारे पार्ट प्रियम्बल के अंदर हैं। तो ऐसे हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड इन द लाइट ऑफ द आइडियल्स गिवन इन प्रियम्बल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन should be read in the light of the provisions. Our constitution should be read in the light of the provisions given in preamble। इसका मतलब समझो थोड़ा। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसकी इंटरप्रिटेशन हम प्रियम्बल के अकॉर्डिंग करें। क्लियर? तो पहली कंट्रोवर्सी सेटल हो गई है। पहली कंट्रोवर्सी क्या थी? वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन द बेरुवारी केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन द केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी read in the light of the provisions given in preamble। अब इसमें एक केस और है, ओरली आप नोट कर लेना।
वो है LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। क्लियर? पहली कंट्रोवर्सी क्लियर। अब सेकंड कंट्रोवर्सी, सेकंड कंट्रोवर्सी छोटी सी है, वेदर इट कैन बी अमेंडेड। अमेंड का मतलब चेंज, क्या इसमें आप बदलाव ला सकते हो अंडर 368। अब बेरुवारी केस में क्या गया है कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू कैन नॉट चेंज अंडर 368। क्लियर? अब केशवानंद भारती केस समझना ध्यान से। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, SC said that, SC means सुप्रीम कोर्ट, preamble can be amended अंडर 368। 368 के अंदर आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, परंतु एक कंडीशन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी, मूल सिद्धांत का जो सिद्धांत था, मूल सिद्धांत क्या है, संविधान का जो ढांचा है, अगर वो प्रियम्बल में है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। जैसे इंसान है, इंसान का एक बेसिक ढांचा है, उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक हार्ट। आप किसी की किडनी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का दिल तो नहीं निकाल सकते ना, दिल निकाल लिया तो हम खत्म। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोवर्सी भी सेटल होगी केशवानंद भारती केस में। SC said that preamble can be amended under 368। लास्ट कंट्रोवर्सी एंड लास्ट टॉपिक, थोड़ा डीप है, थोड़ा समझना। यूज ऑफ प्रियम्बल इन द इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का क्या यूज है संविधान के इंटरप्रिटेशन में? क्लियर? अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब जुडिशरी संविधान के प्रोविजंस का मतलब बताती है। तो यहां पे दो केस हैं। फर्स्ट है ए के गोपालन केस, ए के गोपालन केस। ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल को हमें तभी यूज करना चाहिए इंटरप्रिटेशन में जब कहीं पे ग्रे एरिया हो या फिर एम्बिग्यूटी हो। एम्बिग्यूटी मींस किसी वर्ड के दो मतलब लग रहे हो, तब हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं उस वर्ड का मतलब निकालने के लिए। क्लियर? क्लियर? तो ए के गोपालन केस में क्या क्या है? should be used only when there is ambiguity or any gray area। एम्बिग्यूटी और ग्रे एरिया मीन्स किसी वर्ड के किसी टर्म के दो मतलब हो, तब हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं उसका मतलब निकालने के लिए। मीन्स ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दी प्रियम्बल को इंटरप्रिटेशन में। बट अब बात चेंज हो जाएगी केशवानंद भारती केस।
इसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल खुद बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन अकॉर्डेंस टू द आइडियाज गिवन इन प्रियम्बल। हमारे संविधान को हमें इंटरप्रेट करने की जरूरत है किसके अकॉर्डिंग, प्रियम्बल में जो आइडियाज दिए हैं। तो इंपॉर्टेंस प्रियम्बल की बहुत ज्यादा बढ़ गई, किसमें, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस। प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Our constitution should be interpreted in accordance with the provisions given in प्रियम्बल। तो बच्चों ये कंट्रोवर्सीज थी। एक बात ध्यान रखना, प्रियम्बल इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर नॉर इट इज द लिमिटेशन ऑन पावर। प्रियम्बल को हमने एक बार अमेंड किया है 42nd अमेंडमेंट से, जिससे हमने 3 वर्ड जोड़े थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जिसे कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है वो मैसेज कर सकता है, नीचे कमेंट कर सकता है। इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत बार पूछा गया है कि लिबर्टी का मतलब क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं। एक बार यूपीएससी मेंस में पूछा गया कि डिफाइन सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इंडियन सेकुलरिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज इसे ध्यान से समझना। उसके बाद किसी भी स्टैंडर्ड बुक से चैप्टर की रीडिंग करना एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।